आशा करता हूँ कि आप लोग एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे होंगे और इसके पहले वाले वीडियो का नोट्स आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा और आगे भी अब आप लोग उसे बढ़ाएंगे। सेट थ्योरी में आज के इस वीडियो में आप लोग सेट का नोटेशन और सेट को रिप्रेजेंट करने की केवल विधियां पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग ये जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोगों ने इसके पहले ये सीखा है कि एक कलेक्शन आपके पास होता है और ये जो कलेक्शन होता है ये होता है वेल डिफाइंड। ठीक है ना? और इस वेल डिफाइंड कलेक्शन को आप लोगों ने सेट बोला है। और जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी वस्तुएं आप लोगों ने यहाँ पर रखी हुई हैं, इन वस्तुओं को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। ठीक है ना? अर्थात वेल डिफाइंड कलेक्शन में जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं इसको एलिमेंट बोलेंगे। तो जो सेट का नोटेशन आप लोग पढ़ने वाले हैं इसमें से ये होता है कि जैसे आपने ये वेल डिफाइंड कलेक्शन लिया है तो अब ये बन चुका है एक सेट। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड आदि कैपिटल लेटर से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट x पड़ा हुआ है, तो ये x चूंकि इस सेट के अंदर है, ऑब्जेक्ट को आपने x कह दिया और सेट को आप लोगों ने कैपिटल A कह दिया है। मान लेते हैं कि इसको हमने कैपिटल A कहा है। तो इस x को इस A में दर्शाने के लिए एक ग्रीक लेटर, ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन यानी एप्सिलॉन भी कोई कोई बोलते हैं, तो आप लोग भी एप्सिलॉन बोल लिया करिए। एप्सिलॉन या एप्साइलन इसका प्रयोग करते हैं। और किस ढंग से करते हैं? जैसे इस सेट के अंदर x है तो x बिलोंग्स टू a, यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है ना? अर्थात x a के अंदर है ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक है ना? और एक से ज़्यादा अगर हैं, जैसे x और y दो एलिमेंट है तो x y बिलोंग टू, ऐसा हटा करके बिलोंग टू a पढ़ देंगे। या कभी कभी ऐसे पढ़ देते हैं x इज इन a या एक्स कॉमा वाई आर इन ए, ऐसे भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। बच्चों, बहुत ही मेहनत से हम पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को ये नोट्स देते हैं, इसलिए आप लोग इस चीज़ को बड़े ही आराम से पढ़ करके और इसको नोट्स में आप लोग ज़रूर लिख लेंगे। ठीक है ना? तो ये नोट्स का रिप्रेजेंटेशन की विधियाँ होती हैं। बच्चों, इसमें से कुछ स्पेशल सिंबल हैं जो आप लोग जो है यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, लेकिन नंबर्स के कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं, यानी जो नंबर लिखे जाते हैं वो कुछ स्पेशल सिंबल उनके लिए अलग से होते हैं, उनको आप लोग लिखेंगे। ठीक है ना? तो इस नोट्स में इसके बाद आप लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स विच इज ऑलवेज डिनोटेड बाई ए फिक्स सिंबल। अर्थात जो ये एन होता है, एक विशेष प्रकार का एन बनाया जाता है और इसको नेचुरल नंबर के लिए दर्शाया जाता है। बच्चों, नेचुरल नंबर आप लोग जानते हो कि 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं और इसको एक विशेष प्रकार के सिंबल एन से दर्शाया जाता है। बच्चों, यहाँ पर जो ये जेड होता है, एक विशेष प्रकार का जेड, जो सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर माने होता है पूर्णांक, अर्थात पूर्णांकों के समुच्चय के लिए ये दर्शाया जाता है। इसमें से जैसे जेड प्लस हो जाए तो जेड प्लस में हमेशा आप लोग जो है पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए होता है। ठीक है ना? और नेगेटिव इंटीजर के लिए जेड माइनस आप लोग प्रयोग करते हैं। इसमें से -3 -2 -1 -4 इस तरह से आप लोग यूज करते हो। तो ये इंटीजर के लिए हमेशा ये यूज किया जाता है। और इसमें से जो ये क्यू होता है एक विशेष प्रकार का, और इसमें ध्यान रखिएगा जेड जीरो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा जेड जीरो को लिखा जाता है सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स। अर्थात नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, यानी जिसमें जीरो नहीं है। तो जीरो हटाने के बाद जो बनेगा, अर्थात आप लोग लिख सकते हैं -3 -2 -1 जीरो, और इसके बाद आप लोग लिखेंगे 1 2 3, सॉरी जीरो हटा दिया जाएगा बच्चों, वेरी वेरी सॉरी, और इसमें से जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से तो नॉन जीरो इंटीजर हो जाएगा अर्थात। तो इसमें से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से एक अलग से सिंबल यानी इस प्रकार से क्यू लिखा जाता है, उसको रेशनल नंबर अर्थात परमेय संख्याओं के लिए लिखा जाता है, और ये परमेय संख्याओं की डेफिनेशन।
इसमें से क्यू प्लस को लिखा जाएगा जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, क्यू माइनस को लिखा जाएगा जो नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, और इसके बाद क्यू जीरो को लिखा जाएगा नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ इंटीजर में आपको बता देते हैं, ये जो जीरो जो होता है ये ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, और ये सम संख्या होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें से जो आर होता है, आर चूँकि एक रियल नंबर्स हैं, पूरे रियल नंबर्स को आप लोग लिखते हो, तो इसमें से प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक, अर्थात ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इस सिंबल का मतलब आगे भी समझ जाएंगे, इसको यूनियन कहते हैं। मतलब जब आप लोग कहीं पर भी या एक बैग में जैसे रेशनल और इरेशनल जितने भी नंबर्स होते हैं सबको आप लोग अगर ले लेते हैं, तो इस प्रकार से रेशनल और इरेशनल जो मिक्सचर हो जाता है उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अर्थात रियल नंबर केवल दो ही पार्ट का होता है, दो ही प्रकार का होता है, या तो वो रेशनल नंबर होगा यानी परमेय संख्या होगा, या फिर इरेशनल नंबर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो रियल नंबर अगर कोई नंबर है या तो वो परमेय संख्या होगा या अपरमेय संख्या होगा, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं होता है। तो हमेशा रियल नंबर के लिए हम लोग इस सैम्पल का यूज करते हैं। बेहतरीन इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। और आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से होता है, आर माइनस का मतलब निगेटिव रियल नंबर से होता है, और आर जीरो जो विशेष प्रकार का सिंबल है नॉन जीरो रियल नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो ये सी है, एक विशेष प्रकार का सी आप लोग लिखते हो, और इसको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाने के लिए लिखा जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सेट के फॉर्म में लिखा है। आगे चल के धीरे धीरे ये सब लिखना आप लोगों को भी आ जाएगा। वीडियो लगातार अगर देख रहे हैं, नोट्स अगर बना रहे हैं, तो आप लोगों को ये जरूर आएगा, ये हम आप लोगों से वादा करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। अर्थात ये सी प्लस जो आप लोग लिखें ये बिल्कुल गलत होता है, सी माइनस लिखें तो ये बिल्कुल गलत होता है, लेकिन सी जीरो होता है। सी जीरो का मतलब होता है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस जीरो आयोटा होता है, तो इसको हटाने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचता है उसको आप लोग सी जीरो कहते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जो आप लोग ये नोट्स में बना करके रख लेंगे कि एन जो होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए, जेड जो होता है सेट ऑफ इंटीजर अर्थात पूर्णांकों के समुच्चय के लिए, और इसमें जेड प्लस जेड माइनस जेड जीरो ये जो है क्रमशः पॉजिटिव नेगेटिव और नॉन जीरो पूर्णांक के लिए, और क्यू होता है वो रेशनल नंबर के लिए। तो क्यू प्लस क्यू माइनस और क्यू जीरो क्रमशः ये जो है धनात्मक परमेय संख्याएं, ऋणात्मक परमेय संख्याएं, और नॉन जीरो रेशनल नंबर परमेय संख्याएं, और टी जो होता है वो अपरमेय संख्याओं के लिए यूज करते हैं, और आर ये स्पेशल सिंबल जो है वास्तविक संख्याओं के लिए यूज किया जाता है। आर प्लस धनात्मक वास्तविक संख्या, आर माइनस ऋणात्मक वास्तविक संख्या, और आर जीरो को नॉन जीरो रियल नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है, और सी जो होता है उसमें सी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बच्चों प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये जो है कुछ स्पेशल सिंबल हैं और ये लिखा है। बच्चों यहाँ से भी आप लोग ये बिलोंग्स टू के बारे में थोड़ा ध्यान से रखिए, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि ये एक स्पेशल सिंबल की मैथमेटिक्स होती है, इसलिए सिंबल और प्रतीक यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हो लगातार। तो जैसे मान लीजिए कि 2 है, अब 2 बताइए नेचुरल नंबर के सेट में होता है कि नहीं, तो आप लोग लिखेंगे यस होता है। अगर -2 है इस नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता है, तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि ये जो n होता है ये आपको केवल ऐसा लगेगा, लेकिन होता असलियत में 1 2 3 4 5 होता है। अच्छे बच्चे यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखेंगे कि ये n पढ़ेंगे ऐसा, लेकिन दिखाई देना चाहिए उनको ऐसा, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछें कि 4 बताओ पूर्णांक होता है, तो 4 बिलोंग्स टू जेड, जी हाँ होता है। और इसके बाद 1/2 क्या पूर्णांक होता है, तो ये नहीं मिलेगा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। तो इस प्रकार से हम लोग इस बिलोंग्स टू का और इसका जो है प्रयोग करते हैं। तो फाइनली हम एक शब्द एक सेंटेंस में एक चीज़ बता देते हैं, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से, उसके अंदर जो एलिमेंट है स्मॉल से, या कोई नंबर वगैरह है तो उसी के नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी इस सेट के अंदर स्थिति को दर्शाने के लिए एप्सिलॉन प्रयोग करेंगे। अगर वो एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो x बिलोंग्स टू a पढ़ेंगे, अगर वो इसके अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए पढ़ा जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो सेट का नोटेशन होता है वो क्या होता है। बच्चों सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन का पहले मतलब समझ लें, बाद में हम लोग पढ़ते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है।
बच्चों वैसे अगर देखा जाए तो आप लोग अगर कलेक्शन बनाओगे तो कलेक्शन में कुछ ऐसा भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और कोई कलेक्शन ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। और इसमें से लेकिन हर एक के बारे में आइडिया लगाना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान ले 1 है, 2 है, 3 है, आगे क्या आएगा आप बता सकते हो। 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, आगे क्या आएगा आप बता सकते हो। 1/5 आएगा, फिर आगे क्या आएगा आप बता सकते हो। मतलब एक सीक्वेंस यहाँ पर आप लोगों को जनरेट मिलेगा। सॉरी 1 मिनट। सीक्वेंस मतलब होता है अनुक्रम, मतलब एक ऐसा नियम कुछ पता चल जाएगा कि जस्ट आगे वाला एलिमेंट आप लोग बता सकते हो। और तो इसमें से एक सीक्वेंस मिलेगा, और इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे पड़े हुए हैं कि कुछ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार के भी कलेक्शन हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार के कलेक्शन हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं, जिसमें से आइडिया लगा एक सीक्वेंस मिल रहा है कि उसके हर एक एलिमेंट को बारे में बताया जा सकता है कि क्या है। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि एक के तुरंत बाद क्या आएगा। बात समझे कि नहीं, यानी एक एलिमेंट अगर आप लोगों को मालूम है तो उसमें और कौन सा एलिमेंट होगा आइडिया लगाना ही मुश्किल होता है। अर्थात जैसे आपसे पूछा जाए कि ये रियल लाइन है, रियल नंबर है, तो एक के बाद कौन सा नंबर आएगा तो आप लोग नहीं बता सकते हो। आप लोग ही क्या, कोई भी नहीं बता सकता है, और ना ही आज तक ये पता चल पाया है कि एक के तुरंत बाद कौन सा रियल नंबर होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको देखते हुए, यानी कि इस नेचर को देखते हुए, कलेक्शन के सेट के इस नेचर को देखते हुए, कि कभी आप परफेक्ट लिख सकते हो नंबर, कभी एक सीक्वेंस के द्वारा पता कर सकते हो, और कभी आप लोग पता ही नहीं कर सकते हो, लेकिन ये जानते हो कि ऐसा ये सब रियल, ये कोई मतलब एक पर्टिकुलर यहाँ पर होगा, ऐसा जानते हो। तो ऐसी इस सिचुएशन को देखते हुए समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो मेथड है, पहला और दूसरा। पहले मेथड को आप लोग कहते हैं रोस्टर मेथड। क्या कहते हैं बच्चों, ये रोस्टर मेथड होता है। और दूसरा मेथड को, इसी को आप लोग और दूसरा भी नाम देते हैं, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और टेबुलर फॉर्म या इसी को हम लोग लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है ना। और हिंदी में इसको देखें तो तालिका विधि के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है ना। तो ऐसे सेट को लिखेंगे बच्चों, ऐसे तालिका विधि है, हिंदी में अगर आप लोग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे तालिका विधि। ऐसे समुच्चय को तालिका विधि से आप लोग लिख पाएंगे जिसमें से एलिमेंट साफ साफ नजर आ रहे हों। जैसे मान लें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं, तो साफ साफ नजर आते हैं, इसलिए आप लोग इसको ऐसे लिख दोगे। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो बच्चों प्राकृतिक संख्या सब जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप लोग लिख देंगे। अगर कह दें कि पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे कोई नहीं लिख सकता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो नहीं लिख सकता है। हाँ, तो इसको इस मेथड से लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए ये मेथड हमेशा के लिए आवश्यक नहीं है कि यही मेथड हो सकता है कि आप लोग कोई कोई दोनों मेथड से लिखें। पहले इसको समझ लेते हैं। दूसरा जो आपके पास मेथड होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम होता है प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी मेथड है, तो सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड से भी सेट को लिखा जाता है। ऐसे में इस प्रकार के सेट को लिखा जा सकता है, हर एक ऐसे सेट को लिखा जा सकता है जिसमें से इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट एक निश्चित प्रॉपर्टी से पास हो रहा हो। अर्थात हर एक एलिमेंट के पास एक खास प्रॉपर्टी है, ऐसा आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो उसके पास एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो सबके पास होगी। तो ऐसे सभी सेट को प्रॉपर्टी मेथड से आप लोग लिखेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो नेचुरल नंबर है तो इससे लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 जिसको उठाओगे तो उसी के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो नेचुरल नंबर है। कक्षा 11 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को ले लोगे तो उनके पास एक खास प्रॉपर्टी है कि कक्षा 11 का विद्यार्थी है। कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे तो सब लोग ये जानते हो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो मतलब सारे एलिमेंट्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जो कि वो सब में होगी। ठीक है ना। अर्थात वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप लोग लिख लेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर लिख रहे हो ऐसा सेट दिया 1/2 1/3 1/4, यहाँ 1 भी लिखा है पहले, तो 1/n इसकी प्रॉपर्टी है। अर्थात n का मान यहाँ से अगर नेचुरल नंबर रखते हो तो ये आए, तो इसमें से 1/n प्रॉपर्टी है। तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे सेट को लिखा जाएगा जिसमें से उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी से
पास होता है। तो ये हमें उम्मीद है ये समझ में, और इसमें से आप लोग ऐसे सभी एलिमेंट जिसको अलग अलग आप लोग आसानी से लिख सकते हो, इस विधि से लिखा जाएगा। बच्चों कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जो दोनों मेथड से लिखे जा सकते हैं, और कुछ सेट ऐसे होते हैं जो केवल एक मेथड से ही लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों मेथड हर एक सेट को लिखने में कारगर होते हैं। ये परफेक्ट बात है और इम्पॉर्टेंट बात भी है। तो बच्चों ये रोस्टर मेथड, टेबलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, इसको हम लोग कहते हैं तालिका विधि। सेट को रिप्रेजेंट करने की पहली विधि है। अभी सेट का नोटेशन पढ़ा था, वो अलग चीज़ है। नोट करने का तरीका, बताने का तरीका कि इसमें एलिमेंट ऐसा है और नहीं है, और लेकिन ये सेट को रिप्रेजेंट करने की विधियाँ हैं, अर्थात सेट को आप लोग किस हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बच्चों जब आप लोग रोस्टर मेथड का प्रयोग करते हो, तो रोस्टर मेथड में क्या होता है कि आप लोग सेट को एक मंझले ब्रैकेट के अंदर आप लोग उसके एलिमेंट के लिखेंगे, सेट को लिखेंगे मंझले ब्रैकेट से, और उसके अंदर उसके एलिमेंट को लिखेंगे, और इसको कहीं भी किसी भी एलिमेंट को लिख देंगे और उनके बीच में कामा से पृथक कर देंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, तो यहाँ से आप लोग जो है ए लिखेंगे, ई लिखेंगे, आई लिखेंगे, यू लिखेंगे, ओ लिखेंगे, कहीं भी किसी को लिखिए और कामा से इनको पृथक कर देंगे। ये मेथड होता है लिखने का, ठीक है ना। तो जब एलिमेंट स्पष्ट रूप से आप लोगों को मालूम हो, तो उनके बीच में कॉमा लगा कर उनको कहीं भी किसी को लिखा जा सकता है। इस प्रकार से लिखा हुआ मेथड जो होता है रोस्टर मेथड में सेट होता है। इसको हमेशा कैपिटल लेटर एक कैपिटल चीज़ से लिखते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, तो ए बराबर करके इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया कौन सा, रोस्टर, टेबलर या लिस्टिंग मेथड हो जाता है। जैसे आप लोग पूर्णांकों का समुच्चय लिखना चाहते हो, तो पूर्णांक जानते हो 1 2 3 4 ये होता है। जीरो भी पूर्णांक होता है, -1 -2 -3 ये होता है। तो इस प्रकार से आप लोग बच्चों इसको लिख लेते हैं, और ये पूर्णांकों का समुच्चय, तो जेड बराबर करके इसको लिख देंगे। अच्छे बच्चे वही होंगे जो देखेंगे इसको, लेकिन दिमाग में उसके ये आने चाहिए, तो उसी को सेट थ्योरी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म आपको बताया कि ऐसे सेट को लिखा जाएगा जिसमें से उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट एक खास प्रॉपर्टी से पास हो रहा हो। बच्चों यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग x एक जनरल एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। इसको हम लोग x ले लेते हैं, एक आर्बिट्रेरी है, स्वेच्छ रूप से यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया, और मान लेते हैं कि इस x की प्रॉपर्टी p है, तो इसको हम लोग px से लिखेंगे। और इसको लिखने का जो तरीका होता है x सच दैट, और उसकी प्रॉपर्टी का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। x एक एलिमेंट है और px उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, और इसको मंझले ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है, और ये बन जाता है सेट। इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अर्थात अगर इस विधि से आप लोगों को लिखना हो, तो एक खास प्रॉपर्टी का आप लोग चयन करेंगे जो सभी एलिमेंट्स में हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कई एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी एलिमेंट फॉलो करते हैं, तो आप लोग किसी भी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आप लोगों से पूछें कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, जैसे 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर अगर आप लोग लिखना चाहते हो, तो पहली तो इसमें यह प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, अर्थात धनात्मक सम संख्याएं हैं। पहली तो प्रॉपर्टी ये है, चाहे किसी भी नंबर को उठा लोगे तो उसमें से ये मिलेगा कि ये एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक कौन सी सम संख्या है। तो एक धनात्मक सम संख्या अर्थात पॉजिटिव इवन इंटीजर, इसकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर इस एलिमेंट को, सभी एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे x सच दैट x इज ए पॉजिटिव, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, ऐसे लिख देंगे इवन इंटीजर, अर्थात x एक धन पूर्णांक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये आप लोग पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, तो किसी भी कैपिटल लेटर से आप लोग इसको लिख लेंगे। और इसके बाद इसमें से एक खास प्रॉपर्टी है कि इसमें से 2n, जहाँ n नेचुरल नंबर ले लो। नेचुरल नंबर तो आप जानते हो कि 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर होता है। 2n बच्चों यहाँ पर आप n का मान जब 1 रखोगे तो पहला नंबर मिल जाएगा, n का मान 2 रखोगे तो ये हो जाएगा। तो इसी को देखो जरा, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है x सच दैट x इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू n। इस प्रकार से भी आप लोग इसको लिख सकते हो। n यहाँ नेचुरल नंबर है, तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसमें से एक, कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो है सेट के एलिमेंट ऐसे होते हैं कि एक से अधिक प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। बच्चों फिर आप लोगों को बता दें, इसको आप जो नोट्स बना रहे हैं, तो उस नोट्स में आप लोग ये जो है खास बातें आप लोगों को बता रहे हैं, दोनों प्रॉपर्टी कैसे आप लोग इसको लिखेंगे, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको आप लोग जो है बढ़िया से लिख लेंगे।
1 मिनट। ये यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के लिए आप लोग यहाँ पर दो मेथड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, और इसको आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। इन दिस जैसे रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड, इसको तालिका विधि कहते हैं। तो इन दिस मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट वी राइट ऑल ऑब्जेक्ट एलिमेंट इन द कर्ली ब्रैकेट एंड यूज कॉमा टू सेपरेट ईच एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एक आध एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिया गया है, पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। और ये और प्रॉपर्टी मेथड में क्या है, इन दिस मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट वी चूज अ सेट प्रॉपर्टी दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट पासेस दैट प्रॉपर्टी। अर्थात उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट उस प्रॉपर्टी से पास हो रहा होगा। तो इस मेथड में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट को हम लोग एक्स लिख लेते हैं जैसा भी बताया था, और उसकी प्रॉपर्टी को पी एक्स लिख देते हैं, और ये तरीका होता है उसको लिखने का। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख देते हैं। ये तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर एक रिमार्क है, बहुत ही अच्छा आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं, तो उसको भी आप लोग थोड़ा दिमाग में रखेंगे। तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे नीचे रिमार्क। ये इसमें से आप लोगों को रिमार्क जो इम्पोर्टेंट बातें हैं या नोट, ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक एक चीज़ को आप लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से लिखेंगे और समझेंगे। आज आप लोग जो है पढ़ रहे हैं सेट को लिखना और सेट को लिखने की विधियाँ। ठीक है ना। सेट को कैसे नोट किया जाता है उसके लिए कह रहे, देखिए रिमार्क में आपको समझा देते हैं। इफ अ सेट कंटेन्स सो मैनी एलिमेंट्स, यानी बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट वन ऑफ देम टू यूज, कह रहा है कि वी यूज टू राइट दिस प्रॉपर्टी मेथड। मतलब ये बोल रहा है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट है और उसको अगर एक एक करके आप लोग नहीं लिख सकते हैं, तब उसको लिखने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी मेथड का प्रयोग करते हैं। इन रोस्टर मेथड एवरी एलिमेंट रिटन ओनली वन टाइम्स। रोस्टर मेथड में अगर आप लोग लिखोगे, जैसे मान लो अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय है, तो इसमें ए ई आई ओ यू तो लिख लोगे। अगर यू को कई बार लिख दे रहे हो तो उसको एक ही बार माना जाएगा, इसलिए बार बार आप मत लिखो, एक ही बार लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है रोस्टर मेथड। अच्छा, आज के वीडियो में इतना ही है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसके क्वेश्चन को जो है कुछ उठाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को इसको नेक्स्ट वीडियो में अपने कराएंगे। तो बने रहिएगा, और यहाँ पर हम NCERT एक्सरसाइज लेंगे। हो सकता है आप लोग ये सब कर लें, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, और फिर हम आपको बताएंगे। तो एक आप लोगों के अंदर बहुत मजबूती है। सेट थ्योरी को जो यहाँ तक देख गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे साथ आपका भी फ़ायदा हो या आपके साथ हमारा भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।